पिछले लेक्चर में हम लोग आरएनए स्टार्ट किए थे और लास्ट में हम आपको बताए थे बाबू कि आरएनए दो टाइप के होते हैं। एक होता है जेनेटिक आरएनए और दूसरा क्या होता है, नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए के बारे में हम आपको बताए थे कि ये जेनेटिक आरएनए वैसे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जिनके पास डीएनए एब्सेंट होता है या जिनमें डीएनए नहीं पाया जाता है। इसका मतलब आरएनए उसी जगह जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा, यानी जिस केस में डीएनए एब्सेंट हो। ठीक है। और दूसरा हम आपको बताए थे नॉन जेनेटिक आरएनए, वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास डीएनए भी हो और साथ साथ क्या मौजूद हो, उसके पास आरएनए भी, जिनके पास दोनों चीज प्रेजेंट रहेगा। उस केस में हम आपको बताए थे डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा, क्योंकि डीएनए आरएनए के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। ऐसा क्यों? क्योंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल है और आरएनए कम स्टेबल है। तो वैसे अवस्था में ये जो आरएनए होगा, जहां डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है, उस केस में ये आरएनए कैसा हो जाता है, नॉन जेनेटिक। ठीक है। और बताए थे आपको हम इन नॉन जेनेटिक आरएनए के कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक होता है एचएन आरएनए, एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। और एक होता है बाबू दैट इज राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। तो एचएन आरएनए है ना, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, इसके बारे में हम बताए थे ये सभी किस में मिलेंगे आपको, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। और ध्यान से देखिएगा है ना, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए ये किस में मिलेंगे आपको, प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में एचएन आरएनए क्या होगा, एब्सेंट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एचएन आरएनए किस में मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में। आपको हम ये बताए थे कि यूकैरियोटिक सेल में अगर मैसेंजर आरएनए बनाना होता है तो पहले डीएनए से क्या बनता है, एचएन आरएनए, और तब एचएन आरएनए कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एमआरएनए में, इन केस ऑफ यूकैरियोट। ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर प्रोकैरियोट में मैसेंजर आरएनए बनाना है तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा डायरेक्ट क्या बन जाएगा, मैसेंजर आरएनए। यानी प्रोकैरियोट के केस में है ना, एचएन आरएनए का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है। तो अभी हम लोग इसी नॉन जेनेटिक आरएनए का एक ओवरव्यू देखेंगे, एक मोटा मोटी समरी देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद इन नॉन जेनेटिक आरएनए को नोट्स के थ्रू बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि बाबू नॉन जेनेटिक आरएनए जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एचएन आरएनए, दूसरा क्या होता है, एमआरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए और एक होता है राइबोसोमल आरएनए। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राइबोसोमल आरएनए के बारे में और ट्रांसफर आरएनए के बारे में। ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ जो भी हम ट्रांसफर आरएनए के बारे में और इस राइबोसोमल आरएनए के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये बात दोनों में लागू होगा, प्रोकैरियोट के केस में भी और किस केस में बाबू, यूकैरियोट के केस में। देखिए यहाँ हेडिंग में हम लिख दिए हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, है ना, इन दोनों में ही है ना ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के बारे में जो भी बात आपको हम यहाँ पे समझाने जा रहे हैं वो इन दोनों के केस में लागू होगा। ठीक है। तो मान लीजिए ये डीएनए का पोर्शन है, यहां से यहां तक डीएनए का पोर्शन है, किसका बाबू, प्रोकैरियोट का भी हो सकता है और किसका, यूकैरियोट का भी हो सकता है। ठीक है। अब इसी डीएनए के पोर्शन में ये एक ऐसा पोर्शन है डीएनए का जिसके ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनने जा रहा है, तो राइबोसोमल आरएनए। तो देखिए यहां से यहां तक का पार्ट जो डीएनए का है, जो किसको बनाएगा बाबू, राइबोसोमल आरएनए को बनाएगा। इस डीएनए को हम कह सकते हैं राइबोसोमल डीएनए। आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। राइबोसोमल डीएनए किसको बोलते हैं, ऐसा डीएनए जो किसको बनाता हो, ट्रांसक्रिप्शन से राइबोसोमल आरएनए को बनाता हो। तो ये पोर्शन जो हुआ ये राइबोसोमल डीएनए कहलाएगा। चलिए अब इसका ट्रांसक्रिप्शन होने देते हैं। तो जब इस राइबोसोमल डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, चाहे वो प्रोकैरियोट का केस हो चाहे वो यूकैरियोट का केस हो, दोनों में एक ही जैसा बात होगा। क्या बाबू, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एक लंबा सा है ना क्या बनेगा, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन के तुरंत बाद जो ये राइबोसोमल आरएनए बना है लंबा सा, ये अभी इमैच्योर्ड राइबोसोमल आरएनए है। ये मैच्योर्ड राइबोसोमल आरएनए अभी नहीं है, यानी राइबोसोमल आरएनए का ये इनिशियल स्टेज है, ये फाइनल स्टेज नहीं है। इसलिए इसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ राइबोसोमल आरएनए। क्या बोलेंगे बाबू, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ये अभी मैच्योर्ड राइबोसोमल आरएनए नहीं है, ये इमैच्योर्ड है।
ठीक है, ये अभी फंक्शनल नहीं हुआ है। तो भाई इस राइबोसोमल आरएनए को फंक्शनल होने के लिए, है ना, क्या करना पड़ेगा? तो देखिएगा, इसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद। भाई किसके बाद? ट्रांसक्रिप्शन के बाद। ध्यान से देखिएगा, ट्रांसक्रिप्शनल चेंज यहां लिखा हुआ है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज से इसको गुजरना होगा। किसको बाबू? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ राइबोसोमल आरएनए को। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज को हम कह सकते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? उसमें थोड़ा सा बदलाव लाया जाएगा, है ना, उसका कटाई छटाई होगा, उसमें और भी चीज बदले जाएंगे। जैसे ध्यान से देखिएगा, हम कहते हैं प्रोसेस्ड मिल्क प्रोडक्ट, जैसे दही के बारे में, कर्ड जिसको आप बोलते हो, तो आप क्या करते हो? मिल्क लेते हो, दूध, ठीक है, और इस दूध में इनोक्यूलम डालते हो, जिसको हिंदी में जोरन बोलते हैं, और उस इनोक्यूलम में बैक्टीरिया होता है। कौन होता है बाबू? लैक्टोबैसिलस। और वो इस मिल्क का प्रोसेसिंग करके हमको क्या बना देता है? कर्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमको कर्ड देता है या दही देता है। तो कर्ड क्या हुआ? प्रोसेस्ड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, इस मिल्क का प्रोसेसिंग किए तो क्या बना? दही बना। उसी तरह से मिल्क के प्रोसेसिंग से पनीर बनता है। ठीक है, मिल्क के प्रोसेसिंग से घी बनता है। तो प्रोसेसिंग का मतलब उसमें बदलाव लाना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब इस राइबोसोमल डीएनए का या डीएनए के इस पोर्शन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ और जो राइबोसोमल आरएनए बना, ये अभी मैच्योर्ड नहीं है, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, इसका इनिशियल स्टेज है, ये इमैच्योर्ड है। तो भाई इसको मैच्योर होने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज। पोस्ट मतलब बाद, और प्री का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, ये दो शब्द हैं, पोस्ट और प्री। पोस्ट का मतलब बाद और प्री का मतलब पहले। तो यहां क्या लिखा है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन ये जो हो गया, इसके बाद इसमें क्या आएगा? चेंज आएगा। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन पहले हुआ तो बना प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, और उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज इसमें आएंगे, या कहिए इसमें प्रोसेसिंग होंगे, तब जाकर के जो आरएनए बनेगा, राइबोसोमल आरएनए, ये कैसा होगा? मैच्योर्ड राइबोसोमल आरएनए होगा, या कहिए इसका फाइनल स्टेज, है ना, होगा। ठीक है, इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों ही के केस में जो राइबोसोमल आरएनए बनता है वो ट्रांसक्रिप्शन से डायरेक्ट नहीं बन जाता है। पहले ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, यानी क्या होगा? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ राइबोसोमल आरएनए बनेगा, और इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ राइबोसोमल आरएनए का प्रोसेसिंग होगा, या कहिए इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज होंगे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज को हम शॉर्टकट में क्या बोल दें? तो सपोज कर लीजिए PTC, P फॉर पोस्ट, T फॉर ट्रांसक्रिप्शनल, C फॉर चेंज, या इसी को आप क्या कहिए? प्रोसेसिंग। आपका NCERT प्रोसेसिंग शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करता है। तो भाई इसका प्रोसेसिंग होगा, तब जाकर के राइबोसोमल आरएनए बनेगा, और वो भी कैसा? मैच्योर। किस केस में? है ना, चाहे वो प्रोकैरियोट का केस हो, चाहे यूकैरियोट का केस हो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जब प्रोसेसिंग हो जाएगा तब क्या होगा? तो प्रोसेसिंग के दौरान इस लंबे राइबोसोमल आरएनए का कटाई छटाई होता है, जगह जगह से ये काटा जाता है। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिएगा, प्रोकैरियोट का केस है, ये लंबा सा जो राइबोसोमल आरएनए है ना, ये कटेगा इस तरह से। कब कटेगा? प्रोसेसिंग के दौरान। और उस तरह से अलग अलग राइबोसोमल आरएनए बनेगा एस वैल्यू के आधार पे, ये आप जानते हैं। ठीक है, आपको हम राइबोसोम पढ़ाते समय बताए हैं। जैसे ये देखिए 23S का राइबोसोमल आरएनए है ना, उसी तरह से 5S का राइबोसोमल आरएनए, उसी तरह से 16S का राइबोसोमल आरएनए। और ध्यान दीजिएगा, इस राइबोसोमल आरएनए में क्या होगा? फोल्डिंग होगा। अब फोल्डिंग होने के बाद इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग, पिछले लेक्चर में आपको हम समझाए हैं, है ना, इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग का मतलब क्या होता है और किस किस आरएनए में होता है। तो आपको हम बताए थे mRNA में इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग नहीं होता है ना। और ध्यान से देखें, tRNA में और rRNA के केस में क्या होता है? इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग। तो उसी तरह से देखिए, यहाँ इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग होगा। वही बात यूकैरियोट में अगर देखने जाओ तो 28S का राइबोसोमल आरएनए, है ना, 5.8S का राइबोसोमल आरएनए और 18S का राइबोसोमल आरएनए बनेगा। लेकिन ये कहाँ बनेगा? न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, और 5S का राइबोसोमल आरएनए के बारे में यूकैरियोट में बताया है, ये न्यूक्लियोलस में नहीं बनता है। ठीक है, न्यूक्लियस में बनेगा किसी क्रोमोसोम के टीलोमेर रीजन से, लेकिन न्यूक्लियोलस में ये 5S का राइबोसोमल आरएनए नहीं बनता है। ठीक है, और ध्यान से देखें, प्रोसेसिंग के दौरान इसमें इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग भी हुआ। तो एक बात बताओ, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ राइबोसोमल आरएनए का जो प्रोसेसिंग हुआ, या इसमें जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज आए, उसमें क्या क्या बात हुआ? एक तो सबसे पहला बात, इसका कटाई छटाई हुआ।
और कटाई छटाई के बाद है ना इसमें क्या हुआ, इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग हुआ। ठीक है ना, सही ढंग से पैकेजिंग करने के लिए इसमें इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग हो गया। और अब जाकर के ये जो राइबोसोमल आरएनए बना, ये मैच्योर्ड राइबोसोमल आरएनए है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस राइबोसोमल आरएनए का काम क्या होता है, तो ये आपको हम पहले बताए हुए हैं। 23S का राइबोसोमल आरएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, और 5S का जो राइबोसोमल आरएनए है प्रोकैरियोट में किसके साथ मिलेगा, प्रोटीन के साथ मिलेगा। अब प्रोटीन के साथ मिल करके ये राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट बनाएगा जिसको हम कहेंगे 50S का सब यूनिट। उसी तरह से 16S का राइबोसोमल आरएनए किसके साथ एसोसिएट होगा, प्रोटीन के साथ। ध्यान से देखिए, अब प्रोटीन के साथ एसोसिएट होकर के ये बनाएगा 30S का है ना राइबोसोम का छोटा सब यूनिट। ठीक है, और ये दोनों मिलकर के बना देंगे 70S का राइबोसोम। क्लियर है। उसी तरह से यूकैरियोट में जाओ देखने के लिए, तो 28S का राइबोसोमल आरएनए, 5S का और 5.8S का राइबोसोमल आरएनए किसके साथ मिल करके, प्रोटीन के साथ मिल करके ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट बनाएगा जिसको हम कहते हैं 60S। उसी तरह से ध्यान से देखें, यूकैरियोट में राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन ये दोनों एसोसिएट करके बनाएंगे 40S का, ध्यान से देखिएगा, है ना, सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, 80S का राइबोसोम। ये सारा बात पहले आप पढ़ चुके हैं। तो अब बताइए राइबोसोमल आरएनए जो है ये क्या काम करता है बाबू, तो हम कह सकते हैं ये राइबोसोम को बनाता है या राइबोसोम को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक, किसके साथ मिल करके, प्रोटीन के साथ मिल करके। एक और बात आपको हम प्रोटीन सिंथेसिस का जब समरी पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि ये जो राइबोसोमल आरएनए है, ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा सब यूनिट जो है जैसे इसका 50S और यूकैरियोट का कौन सा 60S, सबसे बड़ा सब यूनिट जो है राइबोसोम का 50S और 60S। ठीक है ना, ये यहां ध्यान से देखें, इसका जो सबसे बड़ा राइबोसोमल आरएनए है 23S और यहां कौन सा बाबू 28S। ये दोनों ही एंजाइम का भी रोल प्ले करते हैं या कैटालिस्ट का भी काम करते हैं। कैटालिस्ट यहां सेंस किससे है, एंजाइम से, और उस एंजाइम का नाम आपको बताए थे पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। कौन सा एंजाइम बताए थे, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। आप याद कीजिए, प्रोटीन सिंथेसिस का समरी आपको जब बताए थे तो वहां बताए थे ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज क्या होता है, तो किसी भी राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट का सबसे बड़ा राइबोसोमल आरएनए कौन सा, 23S और कौन सा बाबू 28S। ठीक है, 23S और कौन सा बाबू 28S। ठीक है, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम का क्या करता है, काम करता है। अब पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम का क्या काम होता है, तो आपको हम बताए थे ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो हमको लगता है राइबोसोमल आरएनए के बारे में जो बेसिक बात है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग ट्रांसफर आरएनए के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहां देखिएगा, ये जो ट्रांसफर आरएनए कहां से बनेगा बाबू, डीएनए से। तो इसे देखिए, यहां से यहां तक डीएनए का पोर्शन है, और किसके डीएनए का, प्रोकैरियोटिक डीएनए की भी बात करो और यूकैरियोटिक डीएनए की भी बात करो, दोनों में सेम इवेंट होंगे करीब करीब। ठीक है, क्या हुआ बाबू, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है डीएनए का, मान लीजिए इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद फिर उसी तरह से क्या बनेगा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, और ये कैसा होगा, इमैच्योर्ड टीआरएनए। ये मैच्योर्ड टीआरएनए नहीं है। ठीक है, और इसको मैच्योर होने के लिए अगेन जैसे राइबोसोमल आरएनए को गुजरना पड़ा था प्रोसेसिंग से, उसी तरह से इसको भी गुजरना पड़ेगा किससे बाबू, प्रोसेसिंग से, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों में एक ही जैसा बात होगा। अब देखो इसके प्रोसेसिंग में क्या होता है, यानी टीआरएनए का जो प्रोसेसिंग होता है इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं। इसी प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं बाबू, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज। ठीक है, इसमें क्या क्या बदलाव आता है इसको समझते हैं। एक तो सबसे पहले ये जो टीआरएनए का प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है इसमें फोल्डिंग होगा, और फोल्डिंग होने के बाद इसमें क्या होगा, इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग। इस तरीके से इसमें इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग हो जाएगा। इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग होने के बाद देखिए 5 प्राइम एंड की तरफ से कुछ अनवांटेड बेसेस होंगे, फालतू के बेस होंगे, इनका कटाई छटाई होगा, इनको हटाया जाएगा। उसी तरह से 3 प्राइम एंड की तरफ से भी जो फालतू बेसेज होंगे इनका कटाई छटाई होगा, इनको हटाया जाएगा। ठीक है, और 5 प्राइम एंड पे यहां पर एक बेस रहेगा, कौन सा बेस, जनरली गुआनिन रहता है, और गुआनिन सामने वाले साइटोसिन के साथ क्या रहता है, पेयर्ड रहता है।
तो 5 प्राइम एंड पर ध्यान से देखिएगा कौन सा बेस होगा, गुआनिन। हाँ, किसी रेयर केसेस में यहाँ साइटोसिन होता है, अगर ये साइटोसिन हुआ तो ये अनपेयर्ड होगा, ठीक है। लेकिन जनरली याद रखिएगा 5 प्राइम एंड पर टीआरएनए में क्या रहेगा, गुआनिन बेस रहेगा। और ध्यान दीजिएगा 3 प्राइम एंड पर क्या होता है, यहां पर कटाई छटाई करने के बाद बाहर से, ठीक है, अलग से जोड़े जाते हैं 3 अनपेयर्ड बेस। कौन कौन अनपेयर्ड बेस हैं बाबू, सी, सी और ए। याद रखिएगा कौन सा बेस जोड़ा गया, सी सी ए। बोलेगा सर एसीसी क्यों नहीं बोलेंगे, एसीसी इसलिए नहीं बोलेंगे कि एक बात हमेशा याद रखिए, जहां कहीं भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन में अगर आपको बेस सीक्वेंस पढ़ना है तो हमेशा 5 प्राइम से किधर पढ़िएगा बाबू, 3 प्राइम की तरफ। ये याद रखिएगा, ये रूल है। ये रीडिंग फ्रेम जो चलता है बेस सीक्वेंस का, वो हमेशा 5 से 3 की तरफ ही चलता है। 5 प्राइम एंड की तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे और जाएंगे किधर, 3 प्राइम एंड की तरफ, यानी 53। याद रखिए, ठीक है। 53 के बारे में पहले भी आपको बताएं, ठीक है। तो 53 के बारे में पहले जो बताए होंगे वो अलग ढंग से बताए होंगे कि भाई आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करता है किस दिशा में, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, ठीक है। उसी तरह से डीएनए पॉलीमरेज की बात करें, वो भी जो रिप्लिकेशन करेगा उसका भी दिशा है ना 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगा, यानी 53 की तरफ होगा, ठीक है। और बेस सीक्वेंस का रीडिंग फ्रेम भी हमेशा क्या होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम, यानी 53। तो अब आप देखिए यहाँ पे इधर है 5 प्राइम और इधर से जब चल के आप जाओगे 3 प्राइम की तरफ तो सबसे पहले सी मिलेगा, उसके बाद सी मिलेगा, उसके बाद ए मिलेगा। इसलिए रीडिंग फ्रेम हमेशा क्या होगा, सी सी ए, ठीक है। याद रखिएगा ये जो सी सी ए अनपेयर्ड बेस आए हैं 3 प्राइम एंड पर, ये ट्रांसक्रिप्शन के दौरान नहीं आए हैं। ये कब आया है बाबू, प्रोसेसिंग के दौरान, और इनको बाहर से ला करके क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, खाली सीसीए बेस जुड़ेगा या न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड, यहां जो न्यूक्लियोटाइड आएगा उसमें साइटोसिन बेस, यहां जो न्यूक्लियोटाइड जोड़ा गया होगा उसमें साइटोसिन, और अंतिम में जो न्यूक्लियोटाइड लाके जोड़ा गया होगा इसमें कौन सा बेस होगा, एडिनिन बेस होगा। तो सीसीए सीक्वेंस जोड़े जाते हैं 3 प्राइम एंड पर प्रोसेसिंग के दौरान। अब फालतू वाला 5 प्राइम एंड का पोर्शन, 3 प्राइम एंड का पोर्शन काट छांट के हटा दिया जाता है। अब बोले 5 प्राइम एंड पे हमेशा क्या रहेगा, गुआनिन। इसको बाहर से लाके जोड़ा नहीं गया है, ये यहीं मौजूद है और ये सामने वाले साइटोसिन से पेयर्ड है, ठीक है। और अगर साइटोसिन हुआ तो ये सामने वाले से पेयर नहीं करेगा। लेकिन याद रखिएगा गुआनिन जो सामने वाले साइटोसिन से पेयर है वो इस सीसीए का साइटोसिन नहीं है, ये अलग से यहां साइटोसिन है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग के दौरान टीआरएनए का बहुत सारा बात हुआ, देख सकते हैं आप, जैसे कि एक तो फोल्डिंग होगा, फोल्डिंग के बाद इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग हुआ, 5 प्राइम 3 प्राइम की एंड की तरफ से फालतू बेस हटाए गए और 3 प्राइम एंड पर यह सीसीए सीक्वेंस लाके क्या किया गया, जोड़ा गया। एक और काम होता है यहाँ प्रोसेसिंग के दौरान, वो क्या काम है बाबू, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ कुछ बेसेज ऐसे होते हैं जिस बेस में मॉडिफिकेशन किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये सीसीए बेस बाहर से लाके जोड़ा गया है और यहां हम बोल रहे हैं कि इस जगह पर जो प्री एग्जिस्टिंग बेस है, जैसे पहले से जो एग्जिस्ट करता हुआ बेस है, पहले से जो बेस यहां मौजूद है उसमें रूपांतरण होता है, ठीक है। और वो मॉडिफिकेशन कैसा होता है इसको हम बाद में बताएंगे। जैसे एक हिंट आपको दे दें, जैसे मान लीजिए यहाँ यूरासिल है तो इससे रिलेटेड न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा, यूरिडाइलिक एसिड या यूरिडाइलेट। इससे रिलेटेड न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, यूरिडीन। अब पता चला कि इसका जो यूरासिल बेस है इसके 5वें पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप डाल दिया गया। तो आप पहले पढ़े हुए हैं, आपको हम पहले भी बताए हैं, मिथाइल ग्रुप डालने पर अगर यूरासिल में 5वें पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप डाल दो तो वो कौन सा बेस बन जाएगा, थाइमिन बेस बन जाएगा। तो पता चला यहाँ जो यूरासिल था उसके 5वें पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप डाल दिया गया, ये यूरासिल बेस बदल गया किसमें, थाइमिन में। थाइमिन को बाहर से लाके यहाँ जोड़ा नहीं गया। और देखिएगा इस थाइमिन बेस को बियर करने वाले न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा राइबोथाइमिडीन, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्री एग्जिस्टिंग बेसेस होते हैं उनमें किसी में है ना मॉडिफिकेशन करके है ना और रूपांतरण कर दिया जाता है उसका। याद रखें सारे बेस का मॉडिफिकेशन नहीं होगा, है ना, कुछ ही बेसेज हैं जिनका यहाँ मॉडिफिकेशन होगा। तो ये जब डिटेल में आपको नोट्स में पढ़ाएंगे तो आपको हम वहां दिखाएंगे कि किस किस प्री एग्जिस्टिंग बेस का यहाँ मॉडिफिकेशन हो रहा है। याद रखिए सीसीए जो है बाहर से जोड़ा गया बेस है, यहाँ मॉडिफाइड बेस नहीं है ये, और जबकि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं पहले से बेस मौजूद है उसमें क्या किया गया है, मॉडिफिकेशन कर दिया गया।
और अब जाकर के ये बना ट्रांसफर आरएनए। और कैसा ट्रांसफर आरएनए बाबू? मैच्योर्ड टीआरएनए। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है बाबू, जो अभी हम लोग यहां पढ़े कि चाहे प्रोकैरियोट का केस हो या यूकैरियोट का केस हो, दोनों ही केस में अगर आपको है ना राइबोसोमल आरएनए बनाने हैं या ट्रांसफर आरएनए बनाने हैं, उस केसेस में पहले है ना डीएनए का क्या करना होगा? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद दोनों ही केस में क्या करना होगा? प्रोसेसिंग। आप प्रोसेसिंग कर लेंगे, तब जाकर के आपको मैच्योर्ड राइबोसोमल आरएनए बनेगा और साथ साथ मैच्योर्ड ट्रांसफर आरएनए मिलेगा। ठीक है, ये एक मोटा मोटी पॉइंट था जो आपको हम समझाए। ठीक है, और ये दोनों के लिए था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के लिए। ठीक है, और किसके बारे में था बाबू? टीआरएनए और आरआरएनए के बारे में। ठीक है, अब बाद में इसी को हम आपको नोट्स के थ्रू भी समझाएंगे। ठीक है।